हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉरेंट थ्योरम। मैंने पहले ही बताया था टेलर सीरीज के टाइम पे कि अगर किसी रीजन में फंक्शन हमारा एनालिटिक है किसी पॉइंट के चारों तरफ नेबरहुड में, तो उसके एक्सपांशन के लिए वी यूज टेलर सीरीज। एंड इफ द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, देन फॉर एक्सपांशन ऑफ दैट फंक्शन वी यूज लॉरेंट सीरीज. So if we are required to extend fz about a point where the function is not analytic, then it is expanded by Lorentz series, not by Taylor series. स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का? सो मान लीजिए हमारे पास fz जो है वो एक सर्कल c1 पर एनालिटिक है और c2 पर भी एनालिटिक है, करेक्ट? नाउ इन द एनुलर रीजन आर बाउंडेड बाय द टू कंसेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2. तो हमें जो एक्चुअल डायग्राम है वो ये एक्चुअल डायग्राम हमारा ये है कि एक सर्कल हमारा यहाँ पे C1 है, करेक्ट? इस C1 पूरे पर फंक्शन एनालिटिक है और एक हमारा C2 है, इस C2 पर भी फंक्शन एनालिटिक है. नाउ इनके बीच का जो एनुलर रीजन है वहां पे हमें फंक्शन को वहां पे एनुलर रीजन जो है वो इन C1 और C2 के बीच का है. ठीक है, R1 और R2 रेडियस के सर्कल है. जो C2 है वो R2 का है, जो C1 है वो R1 रेडियस का सर्कल है. देन फॉर ऑल Z इन R, जो भी हमारा ये बीच का एनुलर रीजन है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर फंक्शन जो हमें एक्सपांड करना है तो लॉरेंट सीरीज में ये होती है, हमारे फंक्शन हमारा ये होता है जहां पर an कोफिशिएंट ये है और bn ये है. अब इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम C1 और C2 को कनेक्ट करेंगे. तो C1 और C2 को कनेक्ट करने के लिए हम AB रास्ता जो है, AB तरीका बनाएंगे. और ये मल्टी कनेक्टेड रीजन और सिंगल कनेक्टेड रीजन जो है उससे अपन ने किया है. इसका मतलब प्रूफ में देखो, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ क्रॉस कट पाथ AB, मल्टी कनेक्टेड रीजन R इज कन्वर्टेड टू अ सिंपली कनेक्टेड रीजन. अब हमारे पास एक ही रीजन हो गया सिंपली कनेक्टेड. नाउ fz इज एनालिटिक इन दिस रीजन. सो बेसिकली हमारे पास में f ये जो a है ना, इस a पॉइंट पर फंक्शन जो है इसके नेबरहुड में एनालिटिक नहीं था. तो ये a पॉइंट पहले कहाँ था? तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास में ये बड़ा सा सर्कल था C1, है ना, और यहाँ पे a था हमारा. इसके नेबरहुड में हमारे पास में फंक्शन एनालिटिक नहीं है. तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक सर्कल C2 बना दिया और इस C2 पर तो फंक्शन एनालिटिक है, इस C2 पर फंक्शन एनालिटिक है. और क्रॉस पाथ AB से जोड़ के हमने इस तरह से C1 को कन्वर्ट कर दिया. सो जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं था, अब वो C1 और C2 सर्कल के तो अंदर आ गया वो, करेक्ट? और बीच में जो यहाँ पर पहले ये जो पहले एनुलर रीजन था ही नहीं हमारे पास में. एनुलर रीजन का मतलब होता है दो सर्कल के बीच का रीजन. सो पहले ये पॉइंट था A जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं था, ये हमारे क्लोज कर्व के अंदर आ रहा था, करेक्ट? हमने यहाँ से ये तरीका अपनाया कि जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है उसको चारों तरफ से हमने एक C2 सर्कल से बाउंड कर दिया और C2 सर्कल को हमने AB पाथ से किससे कनेक्ट कर दिया, C1 से. सो दैट अब हमारा फंक्शन जो है वो कहाँ पे एनालिटिक हो गया, इस रीजन के अंदर. एनुलर रीजन जो है इसमें अब हमारा फंक्शन क्या हो गया, एनालिटिक हो गया, क्योंकि इसमें हमारा सिंगुलैरिटी तो है ही नहीं. सिंगुलैरिटी हमारी कहाँ रह गई, C2 के अंदर रह गई. सो C1 और C2 के बीच का रीजन जो है वो इस वक्त एनालिटिक फंक्शन है और हमें fz को कहाँ एक्सपांड करना है, z इज इक्वल टू a के नेबरहुड में. और वो नेबरहुड किस में फॉल कर रहा है, C2 के अंदर फॉल कर रहा है. रिमेंबर वन थिंग, C2 की बाउंड्री पर फंक्शन अभी भी एनालिटिक है, C1 की बाउंड्री पे फंक्शन अभी भी एनालिटिक है, C1 और C2 के बीच के रीजन में फंक्शन अभी भी एनालिटिक है. सिर्फ कहां पर एनालिटिक नहीं है, z इज इक्वल टू a के नेबरहुड में. और वो नेबरहुड कहां पे है, C2 सर्कल के अंदर, उसके बाउंड्री पे नहीं. आई होप इट इज क्लियर नाउ. सो अब हम कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगा सकते हैं किस रीजन में, जहां पर फंक्शन एनालिटिक है, करेक्ट? तो कहाँ कहाँ लगाएंगे? सो एफ ऑफ जेड विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला आपने देखा ही है. सो 1/2 पाई आयोटा और यहाँ पे एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू और यहाँ पे हमारा डब्ल्यू माइनस जेड. अब मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो हमारा जो फॉर्मूला होता था, इफ यू रिमेम्बर, वो हमारा 2 पाई आयोटा यहाँ पे होता था इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये होता था हमारे फंक्शन में. इसमें हमने क्या रिप्लेसमेंट किया है, जो z है इसकी जगह अपन w ले रहे हैं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू हो जाएगा.
और यहाँ पर हमारा जो z है, z की जगह अपन w ले रहे हैं माइनस, और a की जगह इस बार क्या ले रहे हैं, z ले रहे हैं। सो ये हमारा इंटीग्रेशन जो है इस बार यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखो सबसे पहला इंटीग्रेशन कहाँ पे लिया हुआ है, C1 पे। C1 पे, क्योंकि हमने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हम वही अप्लाई कर सकते हैं जहां फंक्शन एनालिटिक हो, और यहाँ पर बात हो रही है C1 पे बाउंड्री की। C1 एक मिनट, जस्ट लेट मी सी, C1 कौन सा है, C1 बाहर वाला है। सो बाहर वाले सर्किल की, बड़ा वाला सर्कल जो है, बिग सर्कल जो है, उस सर्कल की बाउंड्री पे फंक्शन एनालिटिक है, इसलिए वहां पर लगा दिया, प्लस AB पे इंटीग्रेशन लगा दिया, और फिर C2 पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो C2 पर भी हमारा पेरीफेरी पे फंक्शन एनालिटिक है, और BA, ठीक है, BA वाला पार्ट AB वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और FZ हमारा हो जाएगा C1 माइनस C2। नाउ अब हम फॉर द फर्स्ट इंटीग्रल, जो पहला वाला इंटीग्रल है, इसको अपन टेलर सीरीज से एक्सपांशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो z है इस कंडीशन में वो किस पे लाई कर रहा है, C1 पे। फर्स्ट वाला इंटीग्रल में लिखा हुआ है C1, तो जो z है वो बाहर वाले सर्किल के बाउंड्री पे है, और बाउंड्री पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। अगर वो एनालिटिक है तो हम उसे टेलर सीरीज से एक्सपांड कर सकते हैं, करेक्ट। और हमारे पास में टेलर सीरीज को याद कीजिए, उसमें ये कंडीशन थी z माइनस ए अपॉन w माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू 1, तो टेलर सीरीज का एक्सपांशन अपन लगाएंगे इस एक्सप्रेशन में, फर्स्ट इंटीग्रेशन में। सो मैं ये वाला फंक्शन जो है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको एज इट इज हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में लिख देती हूँ, और हम इसको एक्सपांड करेंगे। सो ये हमारे पास में क्या है, f ऑफ z है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या बनना चाहिए, f ऑफ a बनना चाहिए। तो z की जगह a पुट करना है, तो इस पूरे फंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, जहां पर z है वहां पर a आ जाना चाहिए, तो z यहाँ पर है, यहाँ पर ये a आ गया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। प्लस उसके बाद हमें क्या करना है, देखो सेकंड में z माइनस a को मल्टीप्लाई करना है f प्राइम a से, तो यहाँ पर टू पाई आयोटा तो एज इट इज है, क्योंकि वो फंक्शन में था 2 पाई आयोटा, और हमारा z माइनस a तो ये आ गया इसकी जगह। अब ये f प्राइम a आपको ध्यान रखना है, f प्राइम a का मतलब हमारे पास में ये है कि सबसे पहले fz जो है उसका डिफ्रेंसिएशन करो, और f प्राइम z निकालो, फिर z की जगह a पुट करो, तो हमारा f प्राइम a यहाँ पर आ जाता है। तो हमारे पास fz जो है वो ये है, करेक्ट। fz हमारे पास, सॉरी, z का फंक्शन अपन ले रहे हैं, तो जो z वाला पार्ट है केवल उसी का डिफ्रेंसिएशन होगा, और z वाला पार्ट यहाँ पे कहाँ है, 1 अपॉन w माइनस z में। अब 1 अपॉन w माइनस z का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, -1 अपॉन w माइनस z का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे z पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो एक माइनस z के और एक माइनस फॉर्मूले का, तो यहाँ पे प्लस का 1 अपॉन w माइनस z का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में z माइनस a का स्क्वायर भी हमारे पास में हो जाएगा। सो सेकेंड टर्म में हमारे पास में देखिए z माइनस a का स्क्वायर, सॉरी ये वाला टर्म जो है यहाँ पे z माइनस a जो है, और ये f प्राइम है, f प्राइम a की जगह आ जाएगा w माइनस a का स्क्वायर, और ये देखो पॉजिटिव साइन के साथ में आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सिमिलरली जब थर्ड टाइम पे करेंगे तो हमारे पास में थर्ड टाइम पे दो, हमें वापस 1 अपॉन w माइनस z का फिर से वो क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन। तो इस बार देखो माइनस का 2 अपॉन w माइनस z का होगा, लेकिन हमारे पास नीचे फैक्टोरियल 2 भी आएगा, सो उससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो थर्ड टर्म हमारे पास ये है। सो दिस इज टेलर सीरीज, ये आपको टेलर सीरीज से एक्सपांशन यहाँ पे मैंने 3 टर्म करके बता दिए। अब इसमें अपन क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म जो है उसमें z का कोई टर्म दिख ही नहीं रहा, तो उसको अपन a नोट लिखेंगे। सेकेंड टर्म में z माइनस a को छोड़ के बाकी पूरे टर्म को a1 लिखेंगे। थर्ड टर्म में z माइनस a स्क्वायर को छोड़ के a2 लिखेंगे, और ये सीरीज हमें मिल गई। ये हमारे इक्वेशन 1 के अंदर फर्स्ट टर्म को हमने सॉल्व कर लिया। अब बारी आती है सेकेंड टर्म की, ठीक है। नाउ इन सेकेंड इंटीग्रल z हमारा C2 पे लाई कर रहा है, और C2 हमारा अंदर वाला फंक्शन है, और वो यहाँ पे C2 में है, तो इसमें हमारे पास उल्टा मिल रहा है। उल्टा का मतलब है कि यहाँ देखो इस वाले एक्सप्रेशन में, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमारे पास लेस देन 1 वाली कंडीशन थी, अब हमारे पास हम उल्टा हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास w माइनस a अपॉन z माइनस a, ये हमारे पास लेस देन 1 हो जाएगा। सो ये कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, बिल्कुल रिवर्स हो गया ना, क्योंकि हम C2 के अंदर आ गए। अभी पहले हम बाहर वाले सर्किल पे थे, पहले अपन C1 पे थे, करेक्ट, हमारे पास C1 पे थे, और अपन बात कर रहे हैं C2 की, तो C2 जो है उसके अंदर कंडीशन इन्वर्ट हो जाएगी। सेकेंड इंटीग्रल में Z C2 पे लाई करता है, तो देयरफॉर W माइनस a विल बी लेस देन Z माइनस।
ये कैसे आएगा, क्योंकि z तो है C2 के ऊपर, यहाँ पे है z और w इसके अंदर कहीं पे लोगे तो सेंटर यहाँ पे है, तो ये w माइनस ए डिस्टेंस और ये पूरी पेरीफेरी से सेंटर तक डिस्टेंस जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम टेलर सीरीज यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। सो 1/w माइनस जेड को अपन क्या करेंगे, माइनस ए और प्लस ए करेंगे, उसके बाद ये चीज करेंगे और वन इसमें से z माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको ऊपर भेज देंगे और यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे। ये बाइनोमियल एक्सपांशन अपन ने लगा दिया। इस पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू और 2 पाई आयोटा से, तो हमारे पास में आ जाएगा फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ये था 1/w माइनस जेड, तो उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड की पूरी सीरीज है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, z माइनस ए को अलग लिख लिया, बाकी सारे टर्म को अलग लिख लिया, मतलब z माइनस ए वाली पावर को अलग लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में, तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया और सारे इंटीग्रेशन C2 पे है, हमारे सारे इंटीग्रेशन हमारे पास C2 पे है, करेक्ट। अब हमने क्या किया है, z माइनस ए को छोड़कर रिमेनिंग पूरे पार्ट को b1 से रिप्लेस कर दिया, सेकंड में b2, थर्ड में b3, पर z माइनस ए जो है वो सारे नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे इन जनरल bn हमारा कोफिशिएंट ये हो जाएगा। अब हमारे पास जो एक्सपांशन था उस एक्सपांशन में ये वैल्यू हम पुट करेंगे, वो एक्सपांशन हमारे पास कौन सा था, ये देखो, ये भी हमने निकाल लिया, ये रहा ये वैल्यू, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे, और अभी जो हमने सीरीज निकाली है वो इस टर्म की है तो वो यहाँ पर पुट करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों टर्म को तो हमारे पास में ये सीरीज आ जाएगी। और इसमें a को अलग लिख दिया, b को अलग लिख दिया और ये हेंस प्रूव दिस इज लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा फंक्शन उस रीजन में एनालिटिक नहीं होना चाहिए, तो ये कह रहा है एक्सपांड करो इस फंक्शन को इस रीजन में। आपको ये चेक करना है पहले कि वहां पे टेलर सीरीज से एक्सपांशन होगा या फिर लॉरेंट सीरीज से एक्सपांशन होगा। फ्रैक्शन मेथड से सबसे पहले इसको अलग कर दिया। अब हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में जो हमारे पास रीजन है वो मॉड ऑफ जेड जो है वो 1 और 2 के बीच का रीजन है, इसका मतलब शेडेड पार्ट वाला रीजन है, ये शेडेड पार्ट वाला हमारे पास में यहाँ पे रीजन है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस वाले रीजन के अंदर हमारे पास अगर अपन देखें तो शेडेड वाले रीजन के अंदर z है और हमें इस रीजन में एक्सपांड करना है, विच मीन्स कि इस रीजन के अंदर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो पहले वाले ब्रैकेट की बात अपन करते हैं, इस वाले की है ना, सबसे पहले इसकी बात करते हैं 1/z-2। इसके लिए हमारे पास में z लेस देन 2, अब देखना वही देखना है कि जो बिगर टर्म होगा उसे हम वो लेंगे, कॉमन लेंगे। तो हमारा z का है, शेडेड पार्ट में है, देखो z हमारे पास कहाँ गिवन है, शेडेड पार्ट में है, करेक्ट। तो अगर अपन z-2 की बात करें तो ये जो आउटर सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, 2 है, इसका मतलब सेंटर से ये जो डिस्टेंस है दैट इज 2 और z आपका यहाँ है, तो क्लियर सी बात है कि z जो है वो 2 से छोटा है। अगर z 2 से छोटा है तो बिगर नंबर कौन सा हुआ, 2 हुआ, दैट इज वाई वी हैव टू टेक कॉमन 2। तो हम यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे, तो -2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास में ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास में बन जाएगा 1 माइनस z/2, -2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस z/2 बन जाएगा। उसके बाद में सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पे है z-1, z-1 है तो 1 तो आपका यहीं पे खत्म हो जाता है, यहीं पे 1 खत्म हो जाता है और z इसके भी आगे है, तो इस बार z जो है वो 1 से ज्यादा है और वो कंडीशन आपको यहाँ पर भी गिवन है, तो z बड़ा नंबर हो गया, तो सेकंड वाले टर्म में हमें z को कॉमन लेना पड़ेगा, तो हमने z को कॉमन ले लिया और रिमेनिंग टर्म को हमने ऊपर भेज दिया। अब हम बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करेंगे और ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं और बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो सीरीज हमें मिल रही है वो एक्सपांशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन, हमें निकालना है इसका, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसको फ्रैक्शन मेथड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये इसमें आ जाएगा और फ्रैक्शन मेथड में कन्वर्ट करने के बाद हमने इतना यहाँ पे कर लिया। नाउ z-1 ग्रेटर देन 1, तो सर्कल जो है वो हमारा कहाँ पे बनेगा, सबसे पहले सर्कल बनाना पड़ेगा अपन को, वैलिड फॉर z-1, एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे, तो सर्कल हमारा ये बन जाएगा और z-1 है ना, -1 का मतलब जो सेंटर है वो 1 पे है, ये 1 पे है और इसकी रेडियस जो है वो रेडियस हमारे पास 1 है। इस रीजन के लिए हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको रीजन को अपन सॉल्व करते हैं। सो इन दैट केस वी डोंट नो अबाउट
फर्स्ट के अंदर तो हमें चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे z-1 है और z-1 जो है वो हमारा ग्रेटर देन 1 है। अब मैं सर्कल तो ड्रॉ कर देते हैं अपन एक बार इक्वल का ना। तो यहाँ पर देखिए आप, ये सर्कल जो है मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है जिसका सेंटर 1 पे होगा, 10 पे, और उसकी रेडियस 1 होगी, करेक्ट। अब ये सर्कल है, लेकिन हमें ये कंडीशन गिवन है, यानी इस सर्कल के बाहर होगा हमारा z। अब इस सर्कल के बाहर कहीं पे भी हो सकता है z, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, और सब जगह z पॉसिबल है और सब जगह फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो हमें बाहर वाले रीजन के लिए निकालना है। सो बाहर की कोई लिमिट तो है नहीं, करेक्ट। सो अपन क्या करेंगे, अब अपन इसके अंदर कुछ तरीका लगाएंगे, क्योंकि हमें कोई बाउंडेड रीजन तो गिवन है नहीं। तो फर्स्ट फंक्शन को अपन एज इट इज छोड़ते हैं, बिकॉज हमें z-1 के टर्म में गिवन है, तो z-1 वाले टर्म में लेते हैं। सेकंड वाले में यहाँ पे z-2 है नीचे, हमें पता नहीं है कि 2 बिगर नंबर है या z बिगर नंबर है, क्योंकि हमारा सर्कल से बाहर वाले जितना भी पॉइंट पॉसिबल है वो कहीं पर भी z हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि z-2 को इस फॉर्म में लिख देंगे, z-1 उसके बाद फर्स्ट टर्म को अपन एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, और इसमें देखो यहाँ पे इसमें से अपन z-1 को कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट जो z-1 है ये तो 1 हो जाएगा, -1 अपॉन z-1 मिल जाएगा। हमने z-1 को कॉमन ले लिया, तो z-1 कॉमन लेंगे तो अंदर ये बच जाएगा। फिर ब्रैकेट वाले टर्म को अपन ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा, और इसका अपन बायनोमियल एक्सपांशन यूज करेंगे। फिर इस टर्म को अंदर सीरीज से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सीरीज हमें मिल जाएगी, और यही जो सीरीज होगी हमारी वो कौन सी होगी, लॉरेंट सीरीज होगी। क्लियर। अब हमारे पास देखो, हमें इस बार ये कहा जा रहा है कि ऑब्टेन टेलर और लॉरेंट सीरीज विच एवर रिप्रेजेंट्स द फंक्शन दिस व्हेन दिस एंड दिस। दोनों केस में अगर आपको लगता है कि टेलर सीरीज सुटेबल है या वो लॉरेंट सीरीज है, तो इस बार हमें पता भी खुद ही करना पड़ेगा। तो हम फंक्शन को लेके चलते हैं। सो फंक्शन को हमने यहाँ पर ले लिया है, करेक्ट। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है, और रीजन हमारा है वही 1 रेडियस और 2 रेडियस के दो सर्कल के बीच का रीजन। तो यहाँ पर हमारे पास 2 है ये, और ये 1 है, इनके बीच में कहीं पर z है। अगर इनके बीच में कहीं पर z है तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम यहाँ पर इसके फ्रैक्शंस करेंगे। ठीक है, इसके फ्रैक्शंस अगर अपन करेंगे तो वो आप फ्रैक्शन मेथड से कर लेना गूगल पे सर्च करके, मैं नहीं बता रही हूँ कि वो 11 12 का टॉपिक है। तो फ्रैक्शन से आपको ये वाले टर्म मिल जाएंगे। अब प्लीज यहाँ पे कोई कमेंट मत करना कि फ्रैक्शंस कैसे करते हैं, क्योंकि ये आपने पढ़ा है 11 12 के अंदर बाय फ्रैक्शन मेथड, या फिर गूगल कर लेना व्हाट इज फ्रैक्शन मेथड, है ना। तो हमारे पास ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन इसको थोड़ा सा रिजोल्व करेंगे और मतलब रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में भी इजीली आपके पास में आ जाएगा। आप कुछ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 5 को एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, और z-2 आपके पास आ जाएगा, और माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये टर्म आपको मिल जाएगा। अब हमारे पास में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखो 1 + z², 1 और z² के अंदर हमारे पास बिगर नंबर कौन सा है, 1 और z² है। एक तो 1 है और एक z² है। तो z ऑब्वियसली 1 से बड़ा दिख रहा है डायग्राम में, डायग्राम में साफ साफ पता चल रहा है कि z इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है z बड़ा नंबर है। तो z बड़ा नंबर है तो z² वाले टर्म को कॉमन लेना पड़ेगा। तो z² वाले टर्म को अपन ने कॉमन लिया, तो रिमेनिंग टर्म ये बचा। सेकंड में z+2 है, तो 2 बिगर नंबर है, तो इस बार 2 कॉमन लेना है, तो बचेगा 1 + z/2। अब कुछ नहीं करना है, ऊपर ले जाना है, और हमें बाइनोमियल एक्सपांशन यहाँ पे यूज करना है, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन बस यूज करेंगे और हमारी सीरीज बन जाएगी, जो द रिक्वायर्ड सीरीज। सेकेंड कंडीशन में हमें कहा जा रहा है z इज ग्रेटर देन 2, तो हमारा जो z है वो बाहर है, और 2 रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ किया है, हमें हमारा फंक्शन ये मिला हुआ ही था। ठीक है, तो इसमें भी हम यही चीज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन में 1 + z² है, तो हमारा z² बड़ा है 1 से, तो जाहिर सी बात है क्योंकि वो 2 से ही बड़ा है तो 1 से तो बड़ा होगा ही, तो हमने z² कॉमन ले लिया। सेकंड में इस बार z बड़ा है, देखो 2 से बाहर है वो, तो z कॉमन लेना है आपको, तो z को कॉमन ले लिया और ये टर्म आ गया। फिर बाइनोमियल एक्सपांशन यूज कर लिया और हमारे पास सीरीज आ गई, सिंपल।
इसके बाद हमें लॉरेंट सीरीज निकालना है इन 4 रीजन के लिए। सो आई होप अब आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले 1 और 3 में करेंगे। 1 में वाले केस में z बड़ा है तो इसमें से z कॉमन लेंगे और इसमें से 3 कॉमन लेंगे, बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे और सीरीज मिल जाएगी। इसमें आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए। सेकंड में मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ, सेकंड में हमें कहा गया है कि z 3 से बड़ा है, तो एक सर्कल होगा उसकी रेडियस जो है वो 3 है और हमारा z जो है इससे बाहर होगा। करेक्ट। सो उस कंडीशन में हमारे पास में दोनों फैक्टर के अंदर z ही बाहर आएगा क्योंकि z बड़ा है। तो इसमें से भी z बाहर ले लो और इसमें से भी z बाहर ले लो और बाइनोमियल एक्सपांशन लगा दो। ये बाइनोमियल एक्सपांशन लगा दिया सेकंड में। ठीक है, तो सीरीज हमें ये मिल गई। थर्ड में हमारे पास z+1 0 से 2 का है, तो देखो z+1 ग्रेटर देन 0 है और z+1 लेस देन 2 है। इस 2 को अगर नीचे लेके आओगे तो हमें मिल जाए, सॉरी इस 2 को नीचे नहीं लाना है अपन को, हाँ इस 2 को नीचे लेके आओगे डिनोमिनेटर में तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो एक तो रीजन ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया। अब जो फंक्शन हमें गिवन है उस फंक्शन में फर्स्ट टर्म था 1/z+1 और सेकेंड टर्म था नीचे 1/z+3। z+3 को अपन को यहाँ पे z+1 के टर्म में लेना है, तो z+1 कर लिया और 2 को अलग से ले लिया। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज हमारे पास में आ गया है और सेकेंड टर्म में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस z+1+2 को 2+z+1 लिखेंगे तो इसकी पावर -1 ऊपर चली जाएगी। ठीक है, फिर 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा और यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से अपन कॉमन लेंगे 2 को बाहर ले लेंगे तो उसकी पावर -1 होके बाहर आएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे z+1/2 बचेगा। ठीक है, 2 को बाहर ले लिया तो ये टर्म आ जाएगा, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन यहाँ ले लिया अपन ने, बस हमें सीरीज मिल गई। करेक्ट। डायग्राम को अगर आपको समझना है तो देखो डायग्राम ये लिखा हुआ है कि z+1 जो है वो 2 और 0 के बीच में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ये जो z+1 है इक्वल टू 2 का z+1 का मतलब यहाँ पे इसका जो सेंटर है z प्लस मोड में z+1 लिखा हुआ है तो सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 सेंटर हो जाएगा क्योंकि सेंटर होता है z-a लिखते हैं तो a सेंटर होता है, तो -1 पे सेंटर हो जाएगा तो -1 पे सेंटर हो जाएगा हमने। और सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रेडियस का, ये देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ ना, लेस देन 2 है तो सबसे पहले 2 रेडियस का सर्कल बना लो। तो 2 रेडियस का मतलब ये देखो इधर 2 पॉइंट आ गए, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, तो 2 हो गया मैग्नीट्यूड, इधर भी 1 और इधर भी 1 तो इधर भी 2 है, तो ये सर्कल हमारे पास इसकी रेडियस कितनी है, 2 है। और ये कहा जा रहा है कि जो z+1 वेक्टर है वो 2 से छोटा है तो इस सर्कल के अंदर हमारा पॉइंट होगा z, तो z यहाँ पे रखा हुआ है। तो z जो है वो 0 से ऊपर है क्योंकि 0 से तो बड़ा है, 0 तो यहाँ पे है हमारा, तो 0 से बड़ा है और इस रीजन के अंदर है, तो डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक है, सीरीज हमारे पास इस तरह से आ गई। लेस देन 1 के अंदर हम क्या करेंगे, लेस देन 1 में ये देखो 1 रेडियस का सर्कल बनाया उसके अंदर हमारा z आ गया, डायग्राम ये है और ये पूरे में एनालिटिक नहीं है। सो 1+z और 3+z था, z की वैल्यू 1 से कम है तो इस कंडीशन में हमारे पास में कुछ नहीं है। फर्स्ट फंक्शन में तो z जो है वो 1 से छोटा है, कॉमन भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिगर नंबर 1 ही है तो इसमें से 1 बाहर लोगे तो भी क्या बचेगा, 1+z बचेगा, इसलिए ऊपर ले गए वही टर्म हो जाएगा। 3+z में देखना है कि कौन सा टर्म हमारे पास में छोटा है, तो इसके अंदर में 3+z के अंदर भी हमारे पास छोटा टर्म जो है वो z ही है, तो हमें कॉमन लेना बिगर टर्म, सॉरी बिगर टर्म हमारे पास में 3 है तो इसमें से 3 अपन को क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा, सो 1+z/3 हो जाएगा, ये 1+z/3 हो जाएगा -1। ठीक है, इसको इस तरह से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पर आओ आप, तो हम सबसे पहले यहाँ कॉमन लेते हैं फिर यहाँ पे भी अपन ने कॉमन ले लिया और 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब कुछ नहीं है, बाइनोमियल एक्सपांशन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, ये फंक्शन गिवन है और लॉरेंट सीरीज लेना है अबाउट पॉइंट z इक्वल टू 0। तो cos z का क्या करना है, एक्सपांशन लेना है, एक्सपांशन ले लिया और सिंप्लीफाई कर लिया तो सीरीज आ गई, बस हमारे पास ये सीरीज है विच इज लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज निकालना है z और 2 पाई के बीच में, तो यहाँ पे e की पावर z का एक्सपांशन ले लिया है
ई की पावर जेड का एक्सपांशन लेने के बाद हमने क्या किया, इसको ओपन किया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग पार्ट जो है उसको ऊपर ले जाओ तो उसकी पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन में से ब्रैकेट के अंदर से z कॉमन ले लो तो उसकी पावर -1 होके बाहर आएगा, तो ऑलरेडी पावर -1 है, एक -1 और आ जाएगा तो z की पावर -2 होगा, और सब में से z कम कर दो तो ये पावर बन जाएगा हमारे पास में, इसकी पावर -1 है। बाइनोमियल एक्सपांशन लगाओ, सो 1 माइनस एन एक्स और स्क्वायर और क्यूब वाले टर्म, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, ठीक है। आपको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप कम टर्म में लिख सकते हो। सो ये हमारे पास सीरीज आ जाएगी। सो आई होप हमारे पास ये क्वेश्चन हो चुका है। if fz has a pole at z equal to a then fz, ओके, लॉरेंट सीरीज के हमने कुछ प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, देखते हैं आगे और भी क्वेश्चन है क्या। ये देखो एक बार में, राइट ऑल पॉसिबल लॉरेंट सीरीज, ये सीरीज है z इक्वल टू -2 से हमें इसको z-2 के अबाउट लेना है, तो सेम वही चीज है यहाँ पे, z इक्वल टू -2 के अबाउट है और एक फंक्शन हमारा ये है, तो सबसे पहले इन पावर्स ऑफ z+2, जस्ट अ मिनट, इसमें हमें z+2 की पावर ही क्यों लेनी है, तो क्वेश्चन पे वापस एक बार फोकस करो। देखो ये कह रहा है कि लॉरेंट सीरीज आपको निकालनी है लेकिन अबाउट द पोल, पोल कौन सा लेना है, z इक्वल टू -2, इसका मतलब z+2 की जो पावर्स है उसमें आपको सीरीज लेनी है, तो z+2 की पावर में लेनी है, तो z+2 को एक नया वेरिएबल मान लेते हैं t, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो है अगर z+2 की वैल्यू t के इक्वल है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t-2 हो जाएगी, और z+2 हमारा कितना हो जाएगा, t, अब हमें t क्यूब में ही लेना है, ठीक है। सो इसको हम मल्टीप्लीकेशन में ऐसे लिख लेंगे, आ जाएगा, और हमारे पास में यहाँ पे t-2 है, उसमें से बिगर टर्म कौन सा है, क्योंकि हमें z इक्वल टू ये लेना है, यहाँ पे अगर हम x और y एक्सिस के अंदर लिखें तो हमारे पास पोल कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, सबसे पहले यहाँ से इसके पोल देखो, इसके पोल हमारे पास आ रहे हैं z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू -2, तो यहाँ पर पोल देखो, एक तो -2 पे बताया हुआ है और एक 0 पे बताया हुआ है, ये दो पोल हमने यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है यहाँ पे t and 2 में बिगर टर्म कौन सा है, करेक्ट। तो देखो हमें लॉरेंट सीरीज किसके अबाउट निकालनी है, z इक्वल टू -2, तो z की वैल्यू को पहले t के टर्म में लिखते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, t-2 आ जाएगा, करेक्ट। तो z की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, t-2 और इज इक्वल टू -2, तो ये उधर जाएगा तो हमारे पास -2 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो t की वैल्यू 0 आ रही है, और यहाँ इसका मतलब ये जो 1/t-2 है, इसकी वैल्यू तो 0 आ रही है, और यहाँ पर है 2, तो बिगर नंबर कौन सा हुआ, 2 हुआ, इसलिए हमें कॉमन किसको लेना पड़ेगा, 2 वाले टर्म को, तो हमने -2 कॉमन ले लिया है, और हमारे पास ये टर्म आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे, और ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, उस t का जो भी टर्म है उसकी सीरीज बना लेंगे, और वो सीरीज हमारे पास में आ जाएगी, दैट्स इट। ये चीज हमारे पास में सीरीज आ जाएगी t के टर्म्स में, t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे z+2, तो हमें z+2 में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अबाउट z इक्वल टू 1 में हमें पुट करना है, तो e की पावर z और z-1 है, तो वापस वही चीज करेंगे, z इक्वल टू 1 के अबाउट लेना है, तो 1 को उधर लेके जाओ, z-1 हो जाएगा, और z-1 को क्या करना है, t पुट करना है, सो इसको t पुट कर देंगे तो z इज इक्वल टू 1 + t आ जाएगा, तो फंक्शन t में हो जाएगा, e की पावर 1 + t का एक्सपांशन यूज कर लेंगे यहाँ पे, है ना। e की पावर 1 + t को देखो, सबसे पहले e की पावर 1 और e की पावर t लिखा है, e की पावर 1 को अलग लिख लिया और e की पावर t का एक्सपांशन यहाँ पे लिया है, और फिर इस t² को अंदर ले जाओ तो e बाहर आ जाएगा और सीक्वेंस हमारा ये मिल जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू z-1 पुट कर दिया, ये हमारे पास आ गया, और अब हमारे पास में ये गिवन है एक्सपांड एफ जेड, सो हमें साफ साफ पता है कि z इक्वल टू 0 का फंक्शन एनालिटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म इन्फिनिटी को दे देगा फंक्शन को, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लॉरेंट थ्योरम से एक्सपांशन करेंगे, लॉरेंट थ्योरम हमारे पास ये थी, an की वैल्यू और bn की वैल्यू थ्योरम में हमारे पास आई थी, सो सबसे पहले an निकाल लेना है अपन को, फंक्शन एफ जेड हमें पता ही है, साइन के टर्म में लिखा है, और यहाँ 0 के अबाउट निकालना है, z इक्वल टू 0 के अबाउट निकालना है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा z की पावर जो भी an के एक्सप्रेशन में थी, z-0 की पावर n+1 हो जाएगा, और bn का एक्सप्रेशन भी हमने लिख दिया। हम जानते हैं कि z इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, e की पावर i थीटा, तो dz कितना हो जाएगा, z इक्वल टू 0 पे लेना है ना, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास वो हो जाएगा उसका, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा कि ये dz लेना है, तो आयोटा e की पावर i थीटा d थीटा। इसमें देखो हमने ना यहाँ पे an और bn की वैल्यूज तो ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन
ये जो z इज इक्वल्स टू हमें पता है यूजुअली क्या होता है आर ई की पावर आई थीटा, लेकिन हमारे पास हमने जो पॉइंट लिया है इट इज जस्ट अ पॉइंट, सो फॉर सिंप्लीफिकेशन हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा पॉइंट जो है वो यूनिट सर्कल पे है। यूनिट सर्कल का मतलब होता है कि जो सर्कल है उसकी रेडियस 1 है, तो रेडियस अगर 1 हो जाएगी तो हमारे पास z कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और dz हमारे पास ये हो जाएगा। अब आगे इसका इंटीग्रेशन है जो आप खुद देख लेना, ये an निकालते टाइम पे सब्सटीट्यूशन किया है, तो ये इंटीग्रेशन जो है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वो आप खुद वर्कआउट कर लेना। इसी तरह से bn जो है उसको भी निकाला है और ये वैल्यू आ गई, ठीक है। बस ये एग्जाम्पल 29 जो है ये मैं नहीं करवा रही हूँ, और ये एग्जाम्पल 30 जो है ये हमने कर रखा है इस तरह का। सो ये वाला आप देखो पार्शियल फ्रैक्शन से इस तरह से यहाँ पे कर रखा है, बाकी अपन ने जो तरीका किया है उसी तरीके से इसको किया है, ये एनुलर रीजन के अंदर है। सो दैट वाज ऑल अबाउट लॉरेंट सीरीज, ठीक है, ये पूरा लॉरेंट सीरीज है।